नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज के अंदर जाति की व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो अभी तक जो भी चीज़ें आप जाति के बारे में जानते हैं, करते हैं और बहुत सारी गलतफहमियां आपके दिमाग में भरी हुई है, तो उस सारी चीज़ों को आप दिमाग से निकाल कर एक साइड में रख दीजिए। और हम बिल्कुल जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति के बारे में हम पढ़ेंगे। जाति की जो है क्या विशेषताएं हैं, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, और इन सब बारों में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि जो मैं हर बार आप लोगों को मजाक में कहता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं और प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा जो है आप लोग बिजी रहते हो, मगर फिर भी आप लोग टाइम निकाल सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसमें आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कि मैं सिद्धांत और ये सारी चीज़ें बताऊँगा, उसके अंदर आप विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो सिद्धांत है वो लगभग 100 साल पुराने हैं। जो जाति व्यवस्था है वो बहुत परिवर्तनशील व्यवस्था है। आज से 100 साल पहले जाति का सिस्टम अलग था, आज अलग है और आने वाले समय में अलग रहेगा। मगर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जाति एक ऐसी चीज़ है भारतीय समाज के अंदर कि जो है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर धर्म के अंदर जाति व्यवस्था पाई जाती है। सैद्धांतिक तौर पर भले ही नहीं हो, मगर व्यवहारिक रूप में जाति व्यवस्था हर धर्म में, जो भारत के अंदर जो भी धर्म है उसके अंदर जाति पाई जाती है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पूरी बात करेंगे। दूसरा, मैंने वापस एक बार दोहरान करना चाहता हूँ आप लोगों को कि दिमाग के अंदर जाति व्यवस्था से संबंधित जितने भी जो आपकी जो विचारधाराएं भरी हुई, जो पूर्वाग्रह, जो भी चीज़ें, वो सब आप दिमाग के साथ एक तरफ निकाल दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से ए से लेकर जेड तक आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जाति जो है, अगर हम बात देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है दुनिया के अंदर जो जितने भी अलग अलग देश है, हर समाज है, उसके अंदर जाति जो है हमारी केवल भारत के अंदर ही पाई जाती है। ये भी एक बहुत अद्भुत और एक विचार के प्रश्न है कि केवल भारत में ही क्यों पाई जाती है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने सिद्धांत लिखे, मगर मैं वापस यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एक भी सिद्धांत इस बारे में ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि क्यों जो है जाति केवल भारत में पाई जाती है, बाकी जगह नहीं पाई जाती है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरा रोचक रहेगा आपको और इंटरेस्टिंग, बहुत सारे नए ऐसे इफेक्ट आपको पता चलेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो अब हम बात करते हैं। अगर हम देखें, आप लोगों ने अगर देखा होगा कि सरनेम जो आते हैं, हम हमारे सरनेम लगाते हैं, बहुत सारे हर आदमी भारत के अंदर लगाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, तो वो उसकी जाति की तरफ इंगित करता है। अब सरनेम की बात करें तो विदेशों के अंदर भी बहुत सारे लोग सरनेम लगाते हैं, लगभग हर आदमी लगाता है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो क्रिकेट के खिलाड़ी भी अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, मगर वहाँ जो सरनेम है वो हमारी जाति व्यवस्था से अलग तरीके के हैं। तो ये चीज़ें पाई जाती है। अब हम जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे मुद्दे पर आते हैं। जाति अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट। कास्ट शब्द जो है बेसिकली जो पुर्तगाली शब्द जो कास्टा है उसका एक हिंदी अनुवाद है, मगर जो इस कास्ट का जो अर्थ होता है वो जाति से पूरी तरह से जो है मैच नहीं होता। ये जाति शब्द एक बिल्कुल अलग तरीके से, मगर हम क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी में कोई अनुवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम इसको कास्ट के रूप में लेते हैं। कास्ट शब्द बेसिकली प्रजाति के रूप में काम में आता है, बेसिकली मूल रूप से। मगर जो है हम जो है इसको या प्रजाति, जन्म या जो भेद है उसके बारे में ये कास्ट शब्द का, कास्टा शब्द जो पुर्तगाली शब्द है उसको काम में लिया जाता है। प्रजाति और जाति में क्या अंतर, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। प्रजाति का मतलब होता है कि शारीरिक बनावट के आधार पर मनुष्य में जो अंतर होते हैं, मोटे तौर पर 3 प्रजातियां होती है, कॉकेशियन, नेग्रोइड और मंगोलियाइड। उदाहरण के रूप में मैं बताऊँ तो आप भारतीयों को, अगर मान लीजिए एक भारतीय आदमी, एक अफ्रीकी आदमी, एक जो है अमेरिकी आदमी, इन तीनों को अगर हम खड़ा कर देते हैं एक जगह, तो आप में से हर आदमी पहचान सकता है कि ये भारतीय होगा, ये अफ्रीकी होगा, ये अमेरिकी होगा, कारण उनके रंग रूप और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर। तो ये जो बनावट है वो चीज़ कहलाती है प्रजाति। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल से आपको बताना चाह रहा हूँ। मगर अगर 3 आदमी खड़े कर दिए उनकी जाति के बारे में, तो आप बता नहीं सकते हो ये कौन कौन सी जाति का है। कारण ये है कि प्रजाति जो है ये प्राकृतिक यानी नैसर्गिक चीज़, नेचुरल चीज़ है प्रजाति में, जबकि जो जाति है वो समाज के द्वारा बनाई गई चीज़ है। ये कोई भगवान ने या ईश्वर ने नहीं बनाई है, मगर जो प्रजाति अगर हम भगवान को मानते हैं तो प्रजाति भगवानों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो ये नेचुरल चीज़ आती है, तो ये अंतर है। अब बात करते हैं जाति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम देखें तो जाति शब्द की उत्पत्ति जो है जन धातु से हुई थी। संस्कृत शब्द जन से हुई, और जन का मतलब होता कि जन्म लेना, तो ये वहाँ से इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। और
शुरुआत अगर हम बात करते हैं परिभाषाओं की, और जैसा कि आप जानते हैं मेरे वीडियो के अंदर कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को पहले मैं समझूं, और मेरा मूल उद्देश्य भी समझ के ऊपर रहता है कि आप चीज़ों को समझें, और समझेंगे तो आप न केवल परीक्षा में अच्छा अंक लिखेंगे, बल्कि अगर आपको इंटरव्यू होता है या कोई और भी चीज़ आती है तो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और आप कभी भी जो है ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। अगर मेरा दावा, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो, और वो चीज़ों को आप उससे जोड़ सकते हैं तो जो है। और मैं वापस आपको एक और चीज़ कहूँगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी किताब को उठाकर फिर उसके बाद उसमें से नोट्स ये चीज़ें बनाना, तो आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से याद हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे वीडियो में आपको परिभाषा ज़्यादा नहीं लिखा, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आम भाषा में। तो जाति की विशेषताओं की बात, परिभाषाओं की बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दे रखी है। जैसे जो है कुछ लोगों ने कहा जाति एक बंद वर्ग है। अब जाति की तुलना उन लोगों ने वर्ग से भी करी। अब वर्ग क्या है, वर्ग के बारे में भी मैं आपको यहाँ पहले यही बता देता हूँ। वर्ग जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसकी सदस्यता हम जन्म के आधार पर नहीं मिलती, अपनी योग्यता के आधार पर हमें सदस्यता मिलती। अब संक्षेप में अगर हम बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। तो ये जो क्लास होती है वो क्या है, वो मान लीजिए आप गरीब है तो निम्न वर्ग में, ठीक ठाक है तो मध्यम वर्ग में, और अगर पैसे वाले तो उच्च वर्ग में। तो ये वर्ग, तो जाति एक बंद वर्ग। बंद वर्ग का मतलब है कि वर्ग की सदस्यता तो बदलती रह सकती है। मान लीजिए आज आप कंगाल है, कल को करोड़पति हो गए, तो आप जो है सीधे उसमें आप हायर क्लास में पहुंच गए। हायर क्लास से मान लो आप जो वापस दिवालिया हो गए तो लोअर क्लास में पहुंच गए, मिडिल क्लास में पहुंच गए। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, मगर जाति एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदलती नहीं है। आपने एक बार जन्म ले लिया जिस भी परिवार में, तो वो जो चीज़ है वही आपकी रहेगी। चाहे आप कलेक्टर बने, चाहे चपरासी बने, चाहे कुछ भी बने, आपकी जाति बदलेगी नहीं। अब एक और सवाल ये आता है कि जातियाँ भारत में कितनी। मैं पहले बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ अलग अलग लोग जो है बताते हैं, मगर जातियाँ भारत के अंदर जो अगर 1931 में आखिरी घटना हुई थी जातियों की, और उस दौरान जो 3000 से ज़्यादा जातियाँ पाई गई थी, और जातियाँ लगातार बनती रहती है, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती थी। आज की तारीख में मैं दावे से कह सकता हूँ पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये दावे से बता सकता है कि भारत में इतनी जातियाँ पाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत में हजारों जातियाँ पाई जाती है, 3-4 हज़ार से, जो 1931 में 3000 से भी ज़्यादा जातियाँ थी, 4000 के लगभग थी। तो हम ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, मगर हम दावे से ये नहीं कह सकते कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, और किसी भी व्यक्ति को इस बारे में पूरा जानकारी नहीं है। और जो मैं सिद्धांत बताऊंगा उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें धीरे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की बात करें तो जाति की अगर हम संक्षेप में बात करें तो जाति की अगर आपको परिभाषा मिलती तो आप ये कह सकते हो जाति एक सामाजिक समूह है। और सामाजिक समूह की क्या विशेषता है, जिसकी सदस्यता हमें कैसे मिलती है, जिसकी मेंबरशिप हमें जन्म के आधार पर मिलती है। आपने देखा होगा जाति की जो सदस्यता है वो केवल बाय बर्थ मिलती है ना। इसके अलावा आप न कोई परीक्षा दे करके आप किसी जाति में जा सकते हैं, या कोई और प्रमोशन की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो सीधी सी बात है, जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है। एक बार आपको जो जाति की सदस्यता मिल गई, आजीवन सदस्यता वही रहेगी। दूसरी बात, आप धर्म भी बताते थे तब भी जातियाँ वही रहती है। आपको अगर आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते आपने देखा होगा तो आपके गली मोहल्ले में अगर दूसरे धर्म के लोग भी हैं हिंदुओं के अलावा, तो भी आपने देखा उनके अंदर भी जातियाँ पाई जाती है। कारण ये कि उन्होंने भले ही धर्म बदल लिया, मगर जो पुरानी उनकी जो जाति थी वही जातियाँ उनकी चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सैद्धांतिक तौर पर भले ही बाकी धर्मों के अंदर जो जातिगत भेदभाव नहीं पाया जाता, मगर सभी के अंदर छुआछूत सारी चीज़ें पाई जाती है। ये एक सामाजिक तथ्य है। तो अब पहली चीज हो गई कि जन्म के आधार पर सदस्यता मिलती है। दूसरा जो है इसकी जो है खान पान विवाह संबंधित एक प्रतिबंध रहता है। और जो सबसे दो महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर हम बात करें, पहले होगी सामाजिक समूह जिसकी सदस्यता हमें जन्म के आधार पर मिलती है, और जाति एक अंतर्विवाही समूह, यानी जाति के अंदर ही हम शादियां करनी है तो हमें हमारी जाति के अंदर ही करते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूंगा कि कानून जो हमें छूट देता है, कानून हमें ये छूट देता है, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र में जाकर के शादी कर सकते हैं। मगर हम बात करें सामाजिक नियमों की, सामाजिक नियम ये कहता है कि अगर आपकी जो जाति है आपको उसी जाति के अंदर शादी करनी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो समाज के द्वारा आपको सजा दी जाती है। जातिगत, आप लोगों ने देखा होगा जातिगत पंचायतें जो है इस तरह की चीज़ें होती है, जाति बाहर निकालना, हुक्का पानी बंद करना। अब जो है हुक्का पानी बंद करना मतलब ये नहीं कि मान लो कोई कैसा मतलब बीड़ी पीते ही नहीं, हुक्का पीते ही नहीं, बंद कर दो, वो चीज़ नहीं। हुक्का पानी बंद करने का मतलब है उससे सामाजिक मेलजोल जो है उससे
नहीं किया जाता, वो चीज़ कहलाती है हुक्का पानी बंद करना। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं जाति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद सदाशिव भूरिया भारत के पहले समाजशास्त्री हम कह सकते हैं, जो भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और उन्होंने जाति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। उन्होंने एक किताब लिखी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यानी जाति, वर्ग और व्यवसाय। उन्होंने ये किताब लगभग जो है ये हम ये कह सकते हैं लगभग 100 साल के आसपास पुरानी हो गई ये किताब। इस किताब के अंदर उन्होंने जाति की जो 6 विशेषताएं दी। ये जो 6 विशेषताएं जाति की, ये सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत विशेषताएं हैं। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि विशेषताओं का मतलब यहाँ ये नहीं कि भाई जाति कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, और जाति हम यहाँ निष्पक्ष रूप से हम पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जातिगत व्यवस्था के कुछ फायदे भी है, कुछ और क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, इन विशेषताओं के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब जो 6 विशेषताएं हैं, ये 6 विशेषताओं में जरूरी नहीं कि आज भी सारी चीज़ें पाई जाती है, मगर हम क्योंकि हमें सिद्धांत पढ़ना है इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक और आप जो है मेरी सलाह ये है कि जो है हम ज्ञान किताबों से मिलता है। दूसरा एक जिंदा किताबें होती है। जिंदा किताबों का मतलब मेरा ये होता है कि अगर आपके घर में दादा दादी है, कोई बुजुर्ग है अगल बगल मोहल्ले में है, तो आप उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, उनके बारे में पूछो, उनके ज़माने में रीति रिवाज, परंपराएं, इतिहास की जानकारी लो। वो भी एक जिंदा किताब है और उनसे आपको जो ज्ञान मिलता है वो और ज़्यादा अधिक विश्वसनीय ज्ञान मिलता है। तो हम शुरुआत करते हैं। जीएस भूरिया ने जो 6 विशेषता बताई, उनके अंदर पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी समाज का खंडात्मक विभाजन। अब खंडात्मक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी सी बात है, खंड देखे टुकड़े बिल्कुल अलग अलग। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मान लीजिए ये एक खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है, ये 1 2 3 इस तरह अलग अलग। तो जो जाति है, भारत के अंदर जो जातियाँ पाई जाती थी वो, हालांकि अब एक वापस मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो खंडात्मक विभाजन वाली विशेषता ये अब इतनी नहीं रही है, मगर एक जमाना था आज से 100 साल पहले और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो जातियों में एक स्पष्ट विभाजन पाया जाता था। एक जाति दूसरी जाति से बिल्कुल अलग रहती थी, तौर तरीके, पहनावा, रीति रिवाज। अगर आप जो है मेरी बात पर अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जो है अपने बुजुर्ग अगर कोई जिंदा है तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, आपकी जो वो बता देंगे आपको गाँव के अंदर या आज भी बड़े शहरों के, तो मैं खैर अब नहीं रहा, मगर गाँव के अंदर आज भी हम ये देख सकते हैं गाँव वाले बहुत सारे लोग पहनावे के आधार पर जो है या रहन सहन के आधार पर बता सकते हैं कि फला आदमी फला जाति का, देख के बता सकते हैं ये उस जाति का होगा। उस जमाने में ये होता था कि जाति के हर जाति का पूरा बिल्कुल सेपरेट होती थी, उसका दूसरी जाति से कोई ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं होता था। उसके सारे रीति रिवाज, परंपराएं, सब चीज़ें अलग होती थी। खान पान, मूछे रखेगा तो कैसे रखेगा, नहीं रखेगा, क्या कपड़े पहनने के, हर चीज़ें जो वो तय होती थी, वो चीज़ कहलाती समाज का खंडात्मक विभाजन। और एक और चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भारत के अंदर 1000 सालों तक जो इस्लामिक शासन जो रहा, मगर उस दौरान भी अगर हिंदू धर्म बचा रहा तो उसके पीछे लोग जो है कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि जाति के जो खंडात्मक विभाजन इस तरह से बने हुए थे कि उसके कारण से जो है वो जातियाँ ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई, और इसलिए जो है हिंदू धर्म के जो लोग उनका ये बचे रहे। हम ये कह सकते हैं, ये कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, जरूरी नहीं कि ऐसा बिल्कुल पुख्ता हो, मगर ये उनकी राय थी। तो ये हो गया पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरी अगर हम बात करें विशेषता, तो दूसरी विशेषता है समाज का संस्करण, यानी जातिगत संस्करण। इसको दूसरी विशेषता जाति में जो पंच पाया जाता है संस्करण, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। संस्करण का मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है कि सीढ़ियाँ देखिए आपने एक के बाद एक, जैसे ये पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, ये ऊपर तीसरी, तो एक के बाद एक। या पिरामिड की बात करें, पिरामिड ये आप देखिए, जैसे जाति व्यवस्था, एम एन श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था को पिरामिड की तरह बताया था। ये जैसे ये चित्र बना रखा, इसके अंदर ऊपर शीर्ष के ऊपर ब्राह्मण और नीचे जो शूद्र जातियाँ थी, और इसके अलावा बीच के अंदर जो हजारों जातियाँ, वो इससे संस्करण का मतलब होता है कि एक जाति दूसरी जाति से ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, और जातिगत व्यवस्था का जो पैमाना रहा है वो ऊंच नीच एक इसकी आधारभूत ये विशेषता ये रही है। तो उसी आधारभूत है ये विशेषता कहलाती है संस्करण। और अब अगर आज की तारीख में अगर हम देखें तो
जातिगत संस्करण का इतना महत्व नहीं रहा। आज की तारीख में आर्थिक महत्व ज़्यादा हो गया और यहाँ पर हम जो वर्ग से हम रिलेटेड कर सकते हैं। आज मान लीजिए कोई किसी भी जाति का अगर उसके पास पैसा नहीं है तो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई सी उच्च जाति का, उसकी ज़्यादा इमेज या जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। और अगर आपके पास पैसा है चाहे आप किसी भी जाति को, तो आपकी प्रतिष्ठा जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मगर संस्करण की बात करें तो जातियाँ आज भी इस रूप में पाई जाती है। आपने देखा होगा जातिगत पंचायतें होती है, तो आप लोगों ने अगर कभी अखबारों में पढ़ा होगा तो हर जातियाँ जो है अपने विशेष जो है कोई दिवस मनाती है अपना, तो उस दौरान जाति के बारे में बड़े बड़े अखबारों में लेख छपते हैं कि हमारी उत्पत्ति फलाने से हुई, हम इतने महान थे, हमने इतने सालों तक ये किया वो किया, और हर चीज़ अपनी उपलब्धि बताते हैं। तो वो चीज़ कारण क्या है, वो दूसरों से ऊंचा खुद को जाहिर करने के लिए ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये दूसरी विशेषता होगी संस्करण। अब हम बात करें तीसरी जो विशेषता है वो है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि जो है जातियों के अंदर एक सिस्टम ये पाया जाता था, आज तो खैर इतना नहीं रहा। वापस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यानी कि कौन सी जाति वाले आदमी किस जाति के यहाँ खाना खाएंगे, खाना खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, और खाने में भी कच्चा भोजन पक्का भोजन होता था। यानी और क्योंकि ब्राह्मण सबसे उच्च मानते थे खुद को, तो इसलिए जो है वो हर एक जाति के जो है बना हुआ खाना भी नहीं खाते थे, उसमें कच्चा भोजन पक्के भोजन की भी ये परंपरा थी। और आज भी अगर हम देखें गांव के अंदर तो जो है भोजन के जो है प्रतिबंध कहीं कहीं पाए जा सकते हैं। दूसरा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध का मतलब है कि हम आपस में मिलजुल कर एक जाजन पर बैठ करके हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो चीज़ कहलाती है। आज भी जो है मैंने खुद ने अपना एक सर्वे किया था, मैंने राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर, तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि अभी भी आज भी गाँव के अंदर जो दूर दराज के गाँव है वहाँ पर जो है मंदिर के अंदर जो है जिनको हम दलित जातियाँ कहते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता है। ये इस तरह की जो है घटनाएं आज भी होती है, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने पर दिया जाता शादी के अंदर दूल्हे को। तो ये जो सामाजिक सेवा प्रतिबंध ये इसके अंतर्गत आता है। हालांकि अब ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं और कानून भी इस चीज़ के खिलाफ है, मगर ये जो है तीसरी विशेषता हो गई भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। अब हम बात करेंगे चौथी विशेषता की। चौथी विशेषता है सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। सामाजिक तथा धार्मिक, इसमें दो चीजें हैं। निर्योग्यता, आपने योग्यता तो सुना होगा, निर्योग्यता आपने ये सुना होगा। ये गलत दिया मैंने, सामाजिक निर्योग्यता और विशेषाधिकार। सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता, योग्यता शब्द तो सुना होगा, योग्यता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्योग्यता। योग्यता का मतलब होता है कि आपको कोई विशेष छूट मिलती है, आपको कोई चीज उपलब्धि दी जाती है, और इसके अपोजिट यानी कि आपको कोई काम करने के लिए मना किया जाता है, वो चीज कहलाती है निर्योग्यता। सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता का मतलब है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए आपको मंदिर में नहीं जाने दिया, पब्लिक तालाब में आपको पानी पड़ने नहीं दिया, तो ये जो चीज है वो निर्योग्यता कहलाती है। यानी तो और इसके अलावा जो आपको पर्टिकुलर कोई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, तो वो चीजें सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं में आती है। इसके अलावा विशेषाधिकार दूसरी चीज है। आप जैसा कि आप जानते हैं जाति व्यवस्था के अंदर तो जो ब्राह्मण है उनको जो है जाति व्यवस्था के अंदर विशेषाधिकार दिए गए। यहाँ तक कि आपको जान करके मैं आश्चर्य होगा कि जो जजिया कर जो इस्लामिक शासन के अंदर लगता था, उसके अंदर भी पूरे इस्लामिक शासन काल के अंदर भी ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट दी गई थी। और केवल जो है दो शासक हुए थे, फिरोज शाह तुगलक और एक जो है औरंगजेब, इन लोगों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। बाकी इसके अलावा बाकी किसी ने भी जजिया कर नहीं लगाया, यानी उनके विशेषाधिकार थे। और जैसा कि आप लोग अगर गाँव में भी जाओ तो कई जगह आज भी जो है लोग ये कहते हैं ब्राह्मण देवता आ गए, यानी कि जो है ईश्वर का जो है धरती पर अगर अवतार माने जाए तो उनको ब्राह्मणों को मानते थे। तो ये जो है विशेषाधिकार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो जाति व्यवस्था के अंदर जो है बहुत सारी जातियों को कुछ निर्योग्यताएं दी गई, कुछ जातियों को विशेषाधिकार दिए गए। ये चीज कहलाती है सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता और विशेषाधिकार। और अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो पांचवी विशेषता पेशे के यानी धंधों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशों के चयन का अभाव ये कह सकते हैं हम इसको।
मैंने अभी दूसरे शब्दों में बताया था कि पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हैं वो काम आपकी जाति से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप नहीं है और तो आपको उस जमाने में ये था कि आपके बाल काटने के काम करना, लुहार है तो लोहे के काम करेंगे, सुनार है सोना चांदी काम करेंगे। तो जो है एक जमाने में जाति के अंदर जो है आपको जो काम धंधा था वो आपको काम धंधा जिस जाति में आपने जन्म लिया उसी जाति के अनुरूप करने का ही आपके पास छूट थी, दूसरी जाति के आप काम नहीं कर सकते। मगर बाद में जब अंग्रेज भारत में आए और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से इन चीज़ों को हटा दिया गया। मगर क्योंकि ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये सैद्धांतिक बातें चल रही है और जो जीएस गुरिया उसने किताब लिखी लगभग 100 साल पहले, तो उस दौरान की बात है। और आज भी गाँव के अंदर हम देखें तो मोटे तौर पर जो है पेशों का जो चयन आज भी लोग मोटे तौर पर उसी हिसाब से जातिगत आधार पर काम करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अब धीरे धीरे लोग बाग दूसरी जातियों के भी काम करने लगे जहाँ आर्थिक हित इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उसके आधार पर ये किया जाने लगा है। मैं इसके बारे में और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। और आखिरी जो विषय इसकी विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा सकती दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है विवाह संबंधी प्रतिबंध। छठी विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादी ब्याह की अगर हम बात करें, वापस मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि जो है कानून हमें कहीं भी शादी करने की छूट देता है, मगर हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की, सामाजिक नियमों की, रीति रिवाज की। तो समाज यानी जाति जो है हमें अधिकार नहीं देती है कि हम किसी भी जाति में शादी कर लें। अब और जाति में शादी करनी, इसके अलावा जाति में भी बहुत सारे नियम हैं, आपको गोत्र के अंदर और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ का अब अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें इन 6 विशेषताओं के आधार पर, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो जाति है उसकी मोटे तौर पर 2 विशेषताएं ही जो है अधिक रह गई है। पहली है जन्म के ऊपर आधारित, दूसरा विवाह संबंधी प्रतिबंध। हालांकि विवाह के प्रतिबंध भी धीरे धीरे बड़े शहरों के अंदर तो शिथिल होते जा रहे हैं, अब इतना पाबंदी नहीं दे रही और आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि ये चीज़ें भी पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाएगी। मगर हम जो है फिर भी हम ये नहीं कह सकते। तो ये मोटे तौर पर इन जाति की विशेषता की बात करें तो ये जाति की विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। वापस मैं आपको यहाँ एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो वर्तमान में जाति की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, मगर इसमें से कौन सा सिद्धांत सही है इस बारे में हम दावे से जो है नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें बताई, मगर कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। हम बात करेंगे पहले सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत ये वेदों में, शास्त्रों में दिया गया, या मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो मनु के द्वारा ये दिया गया, हम ये मान सकते हैं। इसमें क्या है कि परंपरागत सिद्धांत में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि जो 4 वर्ण होते हैं उसमें जो है ये था कि ईश्वर के द्वारा जो है उन्होंने 4 वर्णों की उत्पत्ति की थी। ब्रह्म के मुख से जो है ब्राह्मण निकले, और भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से जो है ये वैश्य और जांघों से शूद्र निकले, ये सिद्धांत था। मगर जो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो वर्ण पहले बना और वर्ण से धीरे धीरे जातियां बनी, ये सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आता। मगर ये सिद्धांत पूरी तरह से इसलिए भी मान्य नहीं क्योंकि वर्ण एक अलग चीज थी और वर्ण केवल 4 ही थे, मगर जातियां हजारों हैं और इनके बारे में जो है पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता। तो ये सबसे पुराने सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो परंपरागत सिद्धांत है और इस सिद्धांत को अधिक मान्यता नहीं है। इसलिए दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत जो है ये मूल रूप से दिया था फ्रेंच पादरी अब्बे डुबाई, एक फ्रांसीसी जो है विद्वान थे। एक और चीज मैं बताऊं कि भारतीय जाति व्यवस्था से जो है विदेशी बहुत प्रभावित हो गए। यहाँ तक कि एक लुई ड्यूमा फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने तो कहा कि अगर दुनिया को 2 भागों में बांटना है तो एक तरफ पूरी दुनिया रहेगी, दूसरी तरफ केवल भारत रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब दुनिया की जो है और अंतर की बात करें तो बहुत विविधताएं, अकेले भारत में बहुत सारे अंतर है, बाकी दुनिया से पूरी अलग है। और जाति व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था केवल यूनिक जो चीज़ है वो केवल यूनिक फीचर केवल भारत में पाया जाता है और
बाकी दुनिया में कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो इनका ये मानना था कि जो जाति है वो भारत के अंदर जो ब्राह्मणों की देन है। यानी उन्होंने ये माना कि उस जमाने में एक जमाना ऐसा था जब ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली थे और उन लोगों ने अपनी चतुराई योग्यता के आधार पर इस तरह का सिस्टम बनाया कि जो है वो सबसे सर्वोच्च बने और बाकी लोगों को नीचे बनाया गया और सारे विशेषाधिकार ब्राह्मणों ने ले लिए। मगर अगर हम इस सिद्धांत का विश्लेषण करें तब भी ये पूरी तरह से इसलिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो है पहली चीज़ तो ब्राह्मण इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, बाकी और दूसरी जातियाँ भी थी, जैसे खासतौर से अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो वो भी ताकतवर थे, और अगर वो थे भी चालाक थे तो भी दूसरे लोग उनकी चालाकी में कैसे फंस गए। तो ये बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है ये सिद्धांत पूर्ण रूप से हम मान्य नहीं कर सकते। ये हो गया दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। अगर हम बात करें तीसरे अगले सिद्धांत की, वो है धार्मिक सिद्धांत। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ वापस आप लोगों को, पहले मैंने बताया था, ये किताबों के अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तीसरा है धार्मिक सिद्धांत, और धार्मिक सिद्धांत दिया था होकार्ड और सेनार्ड नाम के एक विद्वान थे, इन लोगों ने बताया था, होकार्ड और सेनार्ड। और इनका बिल्कुल सिंपल सा था धार्मिक सिद्धांत, और मोटे तौर पर गांधी जी ने भी जो सिद्धांत दिया वो लगभग इनसे मिलता जुलता ही दिया था। धार्मिक सिद्धांत ये है कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के बहुत अधिक धार्मिक होते हैं, वो जो है और धर्म की जो है रीति रिवाज परंपराएं होती है, उनके अंदर कुछ चीज़ें होती है और उन चीज़ों का पालन करने के लिए एक सिस्टम बना रहता है। जैसे मंदिर के अंदर पुजारी ब्राह्मण होगा, फूल माला कौन लाएगा, मानी लाएगा, इस तरह, और दूध लाने वाला अलग है। तो ये जो सारा सिस्टम बना रखा है, तो उस आधार पर जो है होकार्ड और सेनार्ड ने ये बनाया कि धर्म के आधार पर जो है ये इन जातियों की उत्पत्ति हुई थी। मगर यहाँ पर भी जो है इस सिद्धांत को हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर भी जो है धर्म और ये जो सारी चीज़ें पाई जाती, मगर वहाँ जातियाँ नहीं हुई। तो ये तीसरा सिद्धांत हो गया। अगला जो सिद्धांत है वो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, व्यावसायिक सिद्धांत। ये आमतौर पर जो लोग जाति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं या जानने का दावा करते हैं, वो इस बारे में बताते हैं कि इस तरह का बना व्यावसायिक सिद्धांत। ये जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो दिया था नेस्फील्ड ने, और डाल्मेन और ब्लंट, ये तीन व्यक्ति हुए, इन लोगों ने व्यावसायिक सिद्धांत दिया। व्यावसायिक सिद्धांत जैसा कि सीधा सा इसका शब्द है व्यवसाय से। इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति जो काम धंधा करता गया और उसी आधार पर वो जो है उस जाति का दिल बन गया। जैसे मान लीजिए किसी ने लोहे का काम शुरू करा तो वो लोहार बन गया, और इसी तरह जो पूजा पाठ करने लगा तो वो ब्राह्मण बन गया। ये सिद्धांत इन लोगों ने दिया। ये काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं, मगर इस सिद्धांत के अंदर की एक कमी ये है कि व्यवसाय तो पूरी दुनिया में पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, मगर केवल भारत में ही व्यवसाय के आधार पर जातियाँ क्यों बनी, दूसरी जगह क्यों नहीं बनी, इसका भी हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत भी हम पूरी तरह से मान्य नहीं है। तो ये हो गया व्यावसायिक सिद्धांत। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। एक और बहुत सारे सिद्धांत हैं, मगर मैं मोटे तौर पर ये 5 सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा हूँ। पांचवा है प्रजातीय सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं प्रजातीय सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बाकी सभी सिद्धांतों की तुलना में जो है ज़्यादातर समाजशास्त्री इस सिद्धांत को थोड़ा समर्थन देते हैं। हालांकि पूरी तरीके से कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं है और अभी भी बहुत सारे विवाद है, मगर मोटे तौर पर प्रजातीय सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। और अगर आप लोगों ने लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा तो भी उन्होंने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की है। प्रजातीय सिद्धांत बेसिकली प्रजाति से बना है, और आप लोगों ने जैसा कि सुना होगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, अभी भी मानते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में बताया था प्रजाति का मतलब कि शारीरिक बनावट के आधार पर जो बनावट में जो अंतर होता है वो चीज़ कहलाती है प्रजाति। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं गोरा काला, है ना, जैसे अफ्रीकी है, भारतीय है, नेपाली लोगों की शक्ल सूरत अलग होती है, वो मंगोलियाइड होती है। मोटे तौर पर 3 प्रजातियाँ विश्व के अंदर पाई जाती है, कॉकेशियन, फिर मंगोलियाइड और निग्रोइड। और कॉकेशियन के अंदर जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, भारत वाले भी कुछ हिस्से में उत्तर भारत लोग कॉकेशियन प्रजाति के अंदर जो आते हैं। कॉकेशियन के अंदर भी और बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। मंगोलियाइड में जो नेपाल, चीन, जापान के लोग होते हैं उनकी शक्लें अलग तरह की रहती है। निग्रोइड जो अफ्रीका के लोग पाए जाते हैं। अब जो प्रजाति सिद्धांत है उसमें ये है कि भारत के अंदर जो है ये मान्यता इन सिद्धांत वालों की है कि
जो आर्य जो भारत में आए थे, बाहर से आए थे, तो उनका ये मानना था कि जो वो आए तो उन लोगों की जो है अपनी प्रजातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए उन लोगों ने बाकी लोग, क्योंकि जो है उनके पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारे, और अकेले खुद सारे नहीं कर सकते थे, तो धीरे धीरे जो है उन लोगों ने जो दूसरी प्रजातियां थी उन लोगों को अपने जातिगत सिस्टम में जो लेना शुरू किया। और एक और चीज़ है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि अगर आप ऊंची जाति के, अगर आप नीची जाति की लड़की से शादी करते तो वो है अनुलोम विवाह, और नीची जाति का लड़का अगर ऊंची जाति की लड़की से शादी करता तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो इस प्रजाति सिद्धांत के अंदर ये मान्यता थी कि वो लोग जो है भारत में आए तो उनके पास महिलाओं की कमी थी, तो उन्होंने जो बाकी के यहाँ के जो मूल निवासी उनके साथ साझा करी, तो जो उनके संतान है वो अलग जातियाँ बनी। तो इस तरह प्रजाति सिद्धांत की ये चीज़ कहलाती। तो अब मैं वापस निष्कर्ष के रूप में बताना चाहूँगा कि जाति के सिद्धांत बहुत सारे हैं, मगर पूरी तरीके से मान्य कोई भी सिद्धांत नहीं है, और जातियों की ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई। और अब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के जो है वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है, या जाति के, मैं आप पहले संक्षेप में फायदे नुकसान की बात करें तो मैं बता देता हूँ कि जाति के नुकसान तो बहुत सारे, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें होती है, आप लोगों ने देखा होगा, और जाति के आधार पर भारत बहुत पिछड़ गया, हम ये भी देखते हैं। मगर इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो है जाति व्यवस्था के आधार पर जो है जो जातिगत समूह होते हैं वो कई सकारात्मक काम भी करते हैं। जैसे बहुत सारी जगह जातियों ने अपनी मृत्यु भोज बंद करवाए, बहुत सारी कुप्रथाएं होती थी वो धीरे धीरे बंद कराई, ये भी उसका एक पॉजिटिव पक्ष है। मगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो जाति है ये एक सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, आप लोग ध्यान रखना, वर्तमान में जाति जो है सामाजिक समूह से कन्वर्ट होकर के राजनीतिक दबाव समूह के रूप में बनती जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो जाति का नाम जरूर आता है। और एक और चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भले कोई सी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, हर दल के लोग भले दावा करते हो कि हम जाति के आधार पर नहीं देखते हैं, मगर वो जाति का फैक्टर जरूर काम में लेते हैं, और टिकट बंटवारे से लेकर के चुनाव ये प्रचार के लिए हर चीज के अंदर जाति का काम जो है प्रयोग लिया जाता है। दूसरा, अगर आप लोग अखबार भी देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसमें चुनाव के अंदर भी जो बहसें आती है तो उसमें भी जाति फैक्टर का बहुत सारी चीजें आती है। तो जाति अब धीरे धीरे सामाजिक समूह से कम होकर के राजनीतिक दबाव समूह के रूप में बनती जा रही है, और लोग बाग खुलेआम जो है आरक्षण मांगने का या जातिगत आधार पर अपना प्रतिनिधित्व मांगना, या जो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ये दावा करते साहब हमारी जाति इतनी है तो हमारे इतने एमएलए होने चाहिए, इतने मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी समाज जो जाति जो सामाजिक संस्था थी, सामाजिक संस्था से हट करके ये राजनीतिक संस्था की तरफ स्थानांतरित होती जा रही है। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था में जो आने वाले आज की तारीख में जो परिवर्तन आए। मैंने जैसे कि बताया कि आज से 100 साल पहले आज की बात करें तो जाति के अंदर बहुत परिवर्तन आया। भारत के अंदर जाति जो ऐसी थी कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हर धर्म के अंदर पाई जाती है। इवन गाँव के अंदर आज भी अगर आप जाते हो तो वहाँ आपके नाम से पहले आपको जाति पूछी जाती है, भाई कहीं जाते हो, यानी कि पहले जाति पूछी जाती है, उसके बाद आपके नाम और बाकी चीज़ें, आप सामाजिक व्यवहार बाद में होगा। ये बहुत सारे दूर दराज के गाँव में आज भी ये चीज़ें पाई जाती है। मगर फिर भी अगर हम देखें तो जाति व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया, और वो कारण क्या, उसके बहुत सारे जो कारण है उनमें अगर हम बात करें तो पहला है आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने जो है वेस्टर्न एजुकेशन दी, तो उस दौरान उन्होंने शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई, मगर बाद में धीरे धीरे जो है इस शिक्षा का बहुत फर्क पड़ा और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद से जो बहुत सारी चीज़ें बदली और शिक्षा का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव होता, तो ये चीज़ हुई। दूसरा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी कि टेक्नोलॉजी के कारण से जो है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जैसे एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ज़माना ऐसा था जब जो है मेला ढोने के लिए एक विशेष जाति विशेष को पाबंद किया जाता था, मगर अब धीरे धीरे जो टॉयलेट जो ऐसे बन गए कि अब खुले में शौच की इनकी जो चीज़ें बंद हो गई, या सूखे जो टॉयलेट होते थे वो भी बंद हो गए, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें बंद हो गई। या अगर हम छुआछूत की बात करें, बहुत सारे चाय के होटल पर इनको एक ज़माना ऐसा था जब उनमें निम्न जातियों को जाने नहीं जाता, अब आज डिस्पोजल हो गया, तो उसके लिए भेदभाव वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी का एक फायदा है। दूसरा, एक और बात करें तो धंधे इतने बढ़ गए कि पुराने ज़माने में बहुत कम जो है पेशे होते थे, खेती बाड़ी और इससे रिलेटेड छोटे मोटे काम ही होते थे, मगर आज की तारीख में जो है व्यवसाय इतने बढ़ गए कि जितनी जाति नहीं उससे ज़्यादा व्यवसाय हो गए, तो वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था शिथिल होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसों का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। एक ज़माना ऐसा था कि जब
जो है पैसों का इतना महत्व नहीं था, जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण होते थे। आज अगर किसी पर्टिकुलर धंधे में, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा मैं, चमड़े की अगर बात करें तो चमड़े के व्यवसाय यानी जूता बनाना, इनसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो जो पर्टिकुलर जो है जो चर्म व्यवसाय से जुड़े हुए जो जाति है उनका अधिकार नहीं, बल्कि दूसरी जो उच्च जातियां मानी जाती हैं उन लोगों के सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं या बड़े बड़े शोरूम हैं जूतों के, वो भी उन लोगों के कारण, क्योंकि उसमें पैसों का महत्व है, तो इस कारण से वो सारी चीजें आ गई है। तो धन का महत्व हो गया। दूसरा, यातायात और संचार के साधन बन गए, तो धीरे धीरे इनके जैसे जैसे बड़े बड़े शहर बने, यातायात बनी, संचार साधन हुए, तो धीरे धीरे लोगों का दिमाग खुला और लोग बाहर गए, तो वो एक मंडप से निकल करके वो सब उन्होंने पूरी बड़ी दुनिया देखी, तो धीरे धीरे जाति के बंधन ढीले पड़े। अगर इसके अलावा जो बड़ा नगरीकरण यानी जो शहरीकरण हुआ, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज अगर बड़े शहरों के अंदर हम जाते तो गांव के अंदर भले ही हम जो जातिगत आधार पर हम भेदभाव कर लेते हैं, मगर बड़े शहर के अंदर अगर आपको खाना खाना होटल में, तो आप ये नहीं पूछते कि आप जो आपका वेटर या जो खाना बनाने वाला वो कौन सी जाति का क्या है, हम बिना निसंकोच सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें शहरी और शहरों के अंदर जमीनों की कमी है, तो वहाँ गाँव के अंदर फिर भी मोहल्ले जातिगत आधार पर बने रहते हैं, मगर शहरों के अंदर ऐसा संभव नहीं है। वहाँ आपकी पैसे उनकी हैसियत के आधार पर अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है महिला आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, और ये सब सारी चीज़ें या सरकारी प्रयास, यानी संविधानिक जो सरकार जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो संविधान बना, उस संविधान के अंदर लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया, तो उस कारण से ये सारे जो फैक्टर है ये सब मिलाकर के जाति को उन्होंने नए रूप से परिवर्तित किया। और संक्षेप में अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो जाति आज भी प्रभावशाली है, मगर आज की तारीख में जाति सामाजिक रूप से प्रभावशाली नहीं होकर के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला कौन सा वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मेरे नंबर है 9414317258, और आप मुझे कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप है फ़ोन भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। और उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होगी। धन्यवाद।